योग प्रशिक्षकों को मेरी ओर से सादर वंदन प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री को नमन करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कनक सोनी है और मैं कोटा राजस्थान से मूलतः बिलोंग करता हूँ और लगभग 7 वर्ष से मैं अपनी सेवाएं पतंजलि वेलनेस पतंजलि निरामयम में देता रहा हूँ। तो आज का जो विषय आपके सामने जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो है अपना पतंजलि वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिया गया। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पैथी। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे योग की एक परिभाषा है समत्वम योग उच्यते। जितनी भी प्रकार से प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से हम एक व्यक्ति को किसी भी छोटी से छोटी बीमारी से बचा सकें या फिर उसकी बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी से उसको उभार सकें, सब प्राकृतिक और नेचुरल तरीकों के द्वारा, तो उसको कहा गया है इंटीग्रेटेड पैथी। और दूसरा कॉमन भाषा में इसको हॉलिस्टिक मेडिसिन भी कहा जाता है यहाँ पे। और मॉडर्न जो मेडिसिन है वो इसको आजकल फंक्शनल मेडिसिन के रूप में जान रहे हैं, फंक्शनल मेडिसिन। तो ये वर्ड आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आप हमारे आदरणीय योग प्रचारक हैं। आप पब्लिक में अपना एक पतंजलि को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता कंटिन्यू बनाए रखते हैं स्वास्थ्य के प्रति, और कैसे रोगों से बचा जाए और कैसे रोगों से उभरा जाए उनको परास्त करते हुए। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। योग से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और आप रेगुलर योग प्रैक्टिस पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में टीवी पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखते हुए रोज़ाना आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और करवाते भी हैं। तो ये सबसे बड़ा। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का पतंजलि वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारे जो डिफरेंट हॉलिस्टिक टर्म्स हैं उसको पहले आप समझ लें। पहला है योगा, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, जो पूज्य गुरुदेव रोजाना सवेरे हमें 5 से 7:30 के समय और इंडिया टीवी पे 8 से 8:30 पौने 9 के समय डेली आपको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, उसके साथ साथ जो है हमारा इंटीग्रेटेड आयुर्वेद। थर्ड है उसका नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है आहार चिकित्सा, जो हम कहते हैं 3 चीज़ों के द्वारा हम लाइफस्टाइल को, अपने वात पित्त कफ को मेंटेन कर सकते हैं। वो है आहार, विहार और विचार, 3 चीज़ें हैं। तो इस पे ही हमारा पूरा जो फोकस रहता है। किसी भी व्यक्ति, भले ही वो रोगी हो या रोगी होने से बचाने के लिए हम उसको प्रयास कर रहे हैं, आहार, विहार, विचार। तो नेचुरोपैथी का जो मूल मंत्र है, जिसके कारण नेचुरोपैथी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है और वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है एज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज डाइट थेरेपी। और डाइट में भी जो उसका मूल है वो है कहीं ना कहीं उपवास। हमारे ऋषि मुनियों ने पिछले हजारों लाखों वर्ष में इसको एज अ चिकित्सा बताया गया है, रोगों से उभरने की एक यात्रा और कला। इसलिए आपने देखा होगा आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य व्रत है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाता है, ऋतुचर्या के अनुसार, दिनचर्या के अनुसार, रात्रिचर्या के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू सीजन, क्लाइमेट, डे एंड नाइट, जो स्वास्थ्य व्रत है वही है। कहता है सर्वरोगः मलवश लंघनम परमौषधम। इसको आप शॉर्ट में समझें तो सभी जो रोग हैं मानवता में, या फिर आपने देखा होगा एनिमल्स में भी, उसका एक मूल कॉज क्या है? कॉज दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और मॉर्बिड मैटर, या गंदगी इकट्ठा होना,
जैसे आपने देखा होगा, हमारे घर को भी आप कहीं बाहर जाते हैं छोड़ के 5-7 दिन के लिए, तो कमरे में धूल धक्कड़, थोड़ी गंदगी, जाले, ये सब आ जाते हैं। इसी प्रकार से शरीर में भी बताया गया है कि जो गंदगी है शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, इमोशनल तौर पे, तो इसका जो एक्यूमुलेशन है गंदगी, यही एक रोगों का एक मूल कारण है। इसी के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और सारे रोग बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। लंघनम परमौषधम, हमारे आचार्यों ने ये बताया है, जब हम लंघन करते हैं, दैट इज द सुप्रीम मेडिसिन। सुप्रीम मेडिसिन मतलब आपने मेडिसिन तो यही सोचा होगा, पैरासीटामोल या अपनी ज्वरनाशक वटी या फिर हम जो भी लेते हैं, बट आइडियल जो मेडिसिन बताई गई है वो है लंघन। अब इसको अपने वैदिक संस्कारों में, फिलॉसफी में आप लोग कैसे समझते हैं, आप देखिए। हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, 2 मुख्य नवरात्रि होती है, रामनवमी वाली जिस दिन हमारा संन्यास दिवस होता है, और एक नवरात्रि होती है दशहरे वाली। 2 तो हम सभी ऑलमोस्ट पूरे भारत वर्ष में और सब दूर हम सेलिब्रेट भी करते हैं नव दुर्गा के रूप में, और 2 गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं, आप सभी को ध्यान में होगा। तो आप ये माने, इसमें उपवास के बारे में बताया गया कि इसमें 9 दिन उपवास रखा जाए, ट्रेडिशनली तो बताया गया है ना। इसी प्रकार से जैन धर्म में, वहाँ भी उपवास के बारे में विभिन्न प्रकार से बताया गया है। पर्युषण होता है, या फिर वो लोग ब्यालू रखते हैं, शाम के अंधेरा होने के बाद कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से आप देखें, अपने जितने धर्म हैं सब में अलग अलग प्रकार से उपवास के बारे में धर्म से कनेक्ट करके हमें बताया गया है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। तो कैसे हम शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन उपवास करें, इसी प्रकार से जो भी अपने अलग अलग पर्व हैं उस दिन उपवास के बारे में, खासकर अमावस्या है, पूर्णमासी है, डिफरेंट टाइप के हमारे फास्टिंग डेज होते हैं, आप सभी को ये जानकारी है। तो इसको रिलीजन से कैसे कनेक्ट किया गया कि हम जो हैं व्यक्ति स्वस्थ रह सकें। अब 4 नवरात्राओं से मैं शुरुआत करूंगा। चेंज ऑफ सीजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू ऋतुचर्या, ये भारतवर्ष अकेला ऐसा देश है दुनिया में, पृथ्वी में, जहां हम 6 ऋतुएं अलग अलग वो हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। और हमारा जो वार्षिक कैलेंडर भी, जो हिंदू कैलेंडर, दैट इंडिकेट्स द 6 ऋतुएं। ऐसे ही हमें कहा जाता है एकादशी पे व्रत उपवास करें, एकादशी, और हमारी विभिन्न प्रकार की एकादशी महीने में लगभग दो बार तो आती हैं, 24 तो हमारी एकादशी आती है। तो आप इस चीज को भी नोट करें कि जो बेसिकली जो चेंज ऑफ क्लाइमेट है, चेंज ऑफ सीजन है, बारिश से ठंड की ओर बढ़ रहे हैं, गर्मी से बारिश की ओर बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस टाइम जो चेंज ऑफ सीजन रहता है, सर्दी से गर्मी की ओर, अप्रैल वाली मुख्य नवरात्रि जो रहती है, तो इस टाइम बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो नेचुरली थोड़ा सा वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है। बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करने की अपने आप नेचुरली संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस कारण से बताया गया है कि इस समय में शरीर को अलग अलग रूप में अपने शरीर के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग उपवास किया जाए। अब उपवास मतलब ये नहीं है कुछ नहीं खाना, तो यहाँ पे हम क्लिनिकली और टेक्निकली उस चीज को बेस रखते हुए उपवास करने की एक प्रक्रिया आपके अनुसार बताई जाती है। उसमें आपका बॉडी वेट भी मैटर करता है, कितना है आपका मेटाबॉलिज्म, कैसा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका बीएमआई कितना है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक ब्यूटीफुल जो है फास्टिंग की प्रक्रिया हम आपको यहाँ करवाते भी हैं और सिखाते भी हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, कैसे आप रोगों से उससे मुक्त पा सके। और हमने पिछले वर्षों में जो योगग्राम, निरामयम और वेलनेस के एक्सपीरियंस से ये देखा है गुरुदेव के मार्गदर्शन में कि लगभग 90 से 99% तक जो रोग हैं, जैसे कि आप सभी कॉमनली सुनते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, कब्जी, पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, आईबीएस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और भी साइकेट्री, डिप्रेशन,
लिवर के डिसऑर्डर्स, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हृदय के रोग, इश्केमिक हार्ट डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, और भी किडनी के रोग, न्यूरोमस्कुलर डिसीज, लगभग हर प्रकार के जो विभिन्न डिसीज हैं, आर्थराइटिस, लगभग हमने पिछले वर्षों में ये महसूस किया, और एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है वो ये रही कि हर प्रकार के रोग में हम उपवास चिकित्सा, रोग अनुसार, व्यक्ति अनुसार उपवास चिकित्सा के द्वारा उस बीमारी को रिवर्स कर पा रहे हैं, बल्कि उसको क्योर भी कर पा रहे हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा। कैंसर एंड ऑटो इम्यून कंडीशन। तो आपने कई बार सुना होगा कि कैंसर हो गया तो कीमो रेडिएशन होएगा और इसका कोई उपचार नहीं है, पर हमारे यहाँ कई रोगी एग्जाम्पल हैं खुद से जो इस चीज को, सिस्टम को, इंटीग्रेटेड पैथी को सीखकर अपने आप फॉलो किए, योग प्राणायाम जैसा बताया गया वैसा फॉलो किए, और उस बीमारी से अपनी रिपोर्ट में, शारीरिक तौर पे तो मैं ठीक हो सकता हूँ, रिपोर्ट में सीटी स्कैन, पेट सीटी, एमआरआई, अपनी ब्लड प्रोफाइल, उसमें भी रिवर्स करके यहाँ पे उन्होंने अपना दोनों प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट दिखाई है कि हमने अपनी बीमारी को रिवर्स भी किया है और क्योर भी किया है, जिसको एलोपैथी डॉक्टर तो बिल्कुल मना करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई सारे ऐसे उदाहरण हमने एक्सपीरियंस करके देखे हैं। तो इसका एक जो मूल कॉज है, दैट इज वो व्यक्ति है वो अपने अनुसार उपवास चिकित्सा को सीखा है। तो इस पे मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेस ये है हमारी नेचुरोपैथी थेरेपी का, उपवास चिकित्सा। क्लियर? तो इसमें हम कैसे देते हैं उसका मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूं। तो हम हर रोग के अनुसार पहले हम प्रकृति एनालिसिस करते हैं। जब हम फर्स्ट डे कंसल्टेशन करते हैं नेचुरोपैथी डॉक्टर, तो नेचुरोपैथी डायग्नोस्टिक के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। जब कोई भी व्यक्ति हमारे ओपीडी में आता है तो नेचुरोपैथी प्राकृतिक तौर से कैसे डायग्नोस्टिक करें, अगर हम ब्लड टेस्ट या हम रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इज फिजिकल एनालिसिस। तो शारीरिक तौर पे ऊपर से नीचे देख के, तो इसमें नेचुरोपैथी में बताया गया है फ्रंटल एनकम्ब्रेंस, बैक एनकम्ब्रेंस, साइड एनकम्ब्रेंस एंड मिक्स्ड एनकम्ब्रेंस। तो एनकम्ब्रेंस मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप? आगे से, पीछे से, साइड से या पूरी बॉडी में। जैसे ओबेसिटी डिसीज होता है, मोटापा, किसी का वजन है 150 किलो या 125 किलो कोई व्यक्ति है, और बाय डिफॉल्ट उसको छोटी छोटी परेशानियां उससे रिलेटेड हो सकती हैं, है ना, मोटापा। अब इसको हम कहेंगे मिक्स्ड एनकम्ब्रेंस। मिक्स्ड, कोई व्यक्ति आया है, हाइट कम है और मोटापा ज़्यादा है, ज़्यादा फैला हुआ शरीर है, इसको मिक्स्ड एनकम्ब्रेंस से हम डायग्नोस करते हैं। ओके, तो मिक्स्ड एनकम्ब्रेंस मतलब एक तो मोटापा है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स क्या है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ फैट, जो एडिपोज टिश्यू है, चर्बी है, जो खुद भी टॉक्सिन्स बना रही है बॉडी में एनारोबिक रिएक्शन के द्वारा। तो ये जो है ये टॉक्सिन्स हुआ, इसके कारण क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उसका फैटी लिवर होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, उसका कब्ज रहा होगा, उसको अस्थमा की या एलर्जिक प्रॉब्लम्स होगी, स्किन की विभिन्न प्रॉब्लम होंगी, आंखों में कमजोरी रह सकती है, शरीर में थकान, कमजोरी, दर्द, वात रोग हो सकता है, उसके बालों का झड़ना संभव हो सकता है। तो ये सारी उससे लिंक्ड बीमारियां हैं जो हम ओवरवेट या मोटापे को फिजिकली नेचुरोपैथी के द्वारा डायग्नोसिस करके एक लमसम आइडिया लगा सकते हैं। इसी प्रकार से फिर होता है आइरिस डायग्नोसिस और फिर पल्स डायग्नोसिस, जो हम यूजुअली यहाँ पे पेशेंट को एक बेसिक पल्स एग्जामिनेशन करके हमारे जो वात पित्त कफ के साथ साथ जो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बॉडी के, वो जांच करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एनालिसिस करते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति उनके क्वेश्चन आंसर से भी बोलते हैं, सर हमारे वायु बनती है, डकार आती है, दर्द होता है, बॉडी में डीजनरेशन हो रहा है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं वात प्रकोपित के। और एक कुछ प्रकोपित नहीं होता, कईयों में 2 प्रकोपित होते हैं, कईयों में 3 प्रकोपित होते हैं, है ना। तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बैलेंस इज द हेल्थ। जब हमारे वात पित्त कफ तीनों
एक ही समन्वय में है, बैलेंस में है बॉडी में, तब आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है कि आपके शरीर में एनर्जी लेवल, एंथुजियाज्म बहुत अच्छा है, आपको कोई थकान, कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। आप जैसे ही सो रहे हैं 5 मिनट में बहुत अच्छी निद्रा आ रही है और 6-7 घंटे में आपकी पूरी नींद, थकावट पूरी हो रही है, आप चार्ज होके उठ रहे हैं। आप जब मल निष्कासन के लिए सवेरे जा रहे हैं तो 3 से 5 मिनट में पूरा आपका पेट साफ हो रहा है, उसके बाद कोई पेट में एसिडिटी, गैस, कोई पाचन संबंधित बीमारी नहीं। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं कि आप स्वस्थ हैं फिजिकली, फिर मेंटली, फिर इमोशनली, डिफरेंट टर्म्स पे, सोशली आप सबसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो WHO ने भी डेफिनेशन यही दे रखी है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जब एक व्यक्ति बैलेंस स्टेट में है, दैट इज द हेल्थ, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो हम सभी को ये पता होना जरूरी है हम अपने आइडियल स्वास्थ्य से कितना दूर भी हैं सबको, क्योंकि छोटी छोटी परेशानी अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, अपने खान पान, आहार, विचारों के द्वारा, जो योग में बताया गया है आदिजा व्याधि और अनादिजा व्याधि, तो लगभग योग में भी ये बताया गया है कि ज्यादातर जो परेशानी शरीर में आती है उसका ओरिजिन जो होता है वो अपने मनोमय कोश में होता है, माइंड, जहाँ पे हमारे डिफरेंट विचार उसको धीरे धीरे फिजिकली अफेक्ट करने लगते हैं। अब आज के जमाने में आप देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चिंता किस चीज की, अननेसेसरी, एक्सेसिव थिंकिंग, ज्यादा विचार करना, बहुत अत्यधिक विचार कर रहे हैं हम किसी भी सोच जिसका कोई कंक्लूजन नहीं पहुंच रहा। विचार करना तो बहुत अच्छी बात है, पर जिसका कोई आप कंक्लूजन, उससे कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अननेसेसरी और नेगेटिव विचार कि हम अगले व्यक्ति के बारे में, किसी के बारे में, संस्था के द्वारा किसी के बारे में आप नेगेटिव कंटिन्यूस सोच रहे हैं, तो ये विचार जो है ये सबसे बड़ा टॉक्सिन है हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, इसी विषय में आपने देखा होगा पूज्य गुरुदेव रोज बताते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। तो सबसे पहला हेल्थ का अगर मेंटली बात करें हम मनोमय कोश से अन्नमय कोश तक, तो सबसे पहला जो ये है वो पॉजिटिव थॉट से आप अपनी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, आप सोचिए कैंसर के पेशेंट हैं, किसी का लिवर फेलियर है, अब वो आया है पहले दिन, तो सबसे पहले तो उसके माइंड में ही नेगेटिविटी है। डॉक्टर ने वहां पे बोला है कि भाई आपका लिवर ट्रांसप्लांट होगा, बचने की संभावना नहीं है, आपको कैंसर एडवांस स्टेज में हो गया है, अब आप कीमो रेडिएशन करके भी हम 1-2 साल आपको बचा सकते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है, माइंड नेगेटिव हो जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है पर्सन के मेरे पास तो अब समय नहीं है, क्या होगा, कुछ होप्स ही नहीं दिखती, उसको कहीं रोशनी ही नहीं दिखती है। समझ रहे हैं आप, वहीं पे नेगेटिव हो गया। अब उसके अंदर भले ही इम्यूनिटी अच्छी हो, उसके अंदर ताकत हो उसके बीमारी से लड़के उभरने की, पर वो पहचान ही नहीं सकता है व्यक्ति, क्योंकि वो अंधकार में चला गया है। समझ रहे हैं आप, माइंड बॉडी मेडिसिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे वेलनेस का बेस है दैट इज माइंड बॉडी। हम विचारों को पॉजिटिव करेंगे, शरीर के अंदर तो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इनफाइनाइट, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ऐसे लोगों को हमने उभरते हुए देखा है जिनका मतलब एलोपैथी ने मना कर दिया खुद के अंदर, बट एक पॉजिटिव थॉट, एक दृढ़ निश्चय कि हाँ मैं इस बीमारी से लड़ूंगा और इससे जीतूंगा, उभरूंगा या उभरूंगी। ऐसे हमने कई लोगों को यहाँ पे सिर्फ थॉट के द्वारा जीतते हुए और उससे उभरते हुए देखा है और रोज देख भी रहे हैं हम। तो इस कॉन्सेप्ट को पे भी आप ध्यान रखें। नेचुरोपैथी डाइट एक चीज हो गई, आहार मैं आपको बता रहा था कि हम व्यक्ति के अनुसार उसको डायग्नोस्टिक करके वात, पित्त, कफ और रोग अनुसार, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पानी, आप सभी को पता है शरीर भी लगभग 70-80% हमारा वाटर है। कैसे, हमारी हड्डियों में भी पानी है, बोन मैरो, हमारा ब्लड 5.5-6-7 लीटर, हमारा खून में भी पानी है लगभग 90-95%। हमारे ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पूरा पानी है। हमारे घुटने में साइनोवियल फ्लूइड पानी है। तो बॉडी के हर ऑर्गन में, हर सेल में, किडनी का एक नेफ्रॉन से ले लें आप, या फिर लिवर का एक हेपेटोसाइट ले लें,
या ब्रेन का एक न्यूरॉन ले लें, किसी भी प्रकार के हमारे सेल कंसिस्ट ऑफ वाटर, जो उसका प्लाज्मा है मेनली, दैट इज वाटर। तो आप समझ रहे हैं पृथ्वी पे भी ऐसा ही है। पृथ्वी पे क्या है, 70% पानी, समुद्र के रूप में देख लें वाटर। तो वाटर इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम समझ नहीं पाते। तो जल चिकित्सा हमारा एक मेजर रोल है प्राकृतिक चिकित्सा में, कि कितना जल आपको ग्रहण करना है, क्योंकि डिटॉक्स जो हो रहा है शरीर का, शरीर के मैंने बताया टॉक्सिन्स के कारण बीमारी है। अब टॉक्सिन्स को निकालेंगे, जो बीमारी खत्म होएगी, आप स्वस्थ होएंगे और स्वस्थ रहेंगे एक आइडियल डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करके। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब पानी पीना भी ऑप्टिमल जरूरी है। अगर हम पानी कम पी रहे हैं तो क्या हो रहा है बॉडी में, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, अंदर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम को, हार्मोनल सिस्टम को, ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए जरूरी है, उसका इम्बैलेंस। हमारे किडनी का इम्बैलेंस, किडनी फिल्टर नहीं करेगी पानी का, मैं तो यूरिन से पानी कैसे निकालेगी, गंदगी कैसे निकालेगी। पसीना नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा सीबम, एक्स्ट्रा ऑयल कैसे निकलेगा शरीर से बाहर। श्वास, जब हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका, तब सिर्फ श्वास के द्वारा सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो सारी हवा अंदर जा रही है, मेनली ऑक्सीजन। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी के सेल्स ने यूज करी ऑक्सीजन, उसका एंड प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ गंदी हवाएं जो भी, पर साथ में पर्सपिरेशन भी हो रहा है, बॉडी डिटॉक्स भी हो रही है सिर्फ कपालभाति के द्वारा। इस विषय को समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे जो योग शास्त्र में आपने देखा है, इसको बताया गया है षट कर्मास, द 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स फॉर ह्यूमन बॉडी। 6 ऐसे कर्म जिससे आप अंदर की गंदगी से मुक्ति पा सकते हैं, अपने आप को शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो उसमें से एक कपालभाति को भी इसलिए बताया गया है। तो 4 चैनल्स हैं बॉडी के जिससे गंदगी निकल रही है। सबसे पहला जैसे यूरिन है, 24 आवर्स आपकी दोनों किडनी पीछे की तरफ है, राइट एंड लेफ्ट किडनी अपने राजमा की तरह दिखती है। तो ये किडनी 24 घंटे अपने खून का सफाई कर रही है। खून में एक्स्ट्रा जो गंदगी है, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी गंदगी एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, उन सब को ये निकाल रही है यूरिन के द्वारा। दूसरा है अपनी आंतें, तो गट जिसको बोलते हैं, माउथ से एनस तक का जो रास्ता है गट, तो ये भी कंटिन्यूस निकाल रहा है। आप सुबह और शाम मल निष्कासन कर रहे हैं, दिन भर आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसका पाचन क्रिया हो रही है, जितना एब्जॉर्ब होना है वो शरीर को ताकत दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, वजन बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, और उसका जो निष्कासन हो रहा है वो भी पानी के द्वारा हो रहा है। आपको पता है पानी कम पिएंगे तो सबसे पहली बीमारी क्या होती है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी। चाय पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, कई सारे रोगी आते हैं इस प्रकार से, स्वास्थ्य साधक। तो चाय तो पी ली सुबह दोपहर शाम, फिक्स टाइम पे, पानी पिया ही नहीं सुबह से शाम तक, तो क्या होगा, पानी की तो कमी है। आपने एसिड तो दे दिया बॉडी में, पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी ही नहीं दिया, तो डिहाइड्रेशन होगा, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। तो इंडिया में एक छोटी सी एक स्टडी ये भी बताती है कि कई सारे बीमारियों का कारण जो है वो सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफी पीना भी है। आइडियली तो ये दोनों लेना ही नहीं चाहिए। सुबह सबसे पहले उषापानम, हमारे सारे आयुर्वेद के स्वास्थ्य में और ऋषि मुनियों के द्वारा अपने वेद उपनिषद में भी इस चीज का जिक्र है कि कैसे उषापानम, मॉर्निंग फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज आइडियल वाटर इनटेक। 1 से 2 ग्लास तांबे में, चांदी में या सोने वाला चार्ज्ड वाटर, या घड़े का पानी, मिट्टी का पानी, अल्कलाइन वाटर। पहली चीज जो 1 से 3 ग्लास लेनी है वो है पानी, सलाइवा के साथ। पहले ब्रश भी नहीं करना है, कुल्ला भी नहीं करना है। जब हम सवेरे उठ रहे हैं तो हमारा सलाइवा सबसे बड़ी मेडिसिन है। आप इसको इकट्ठा करके देखेंगे, सुबह का जो पहला सलाइवा रहता है, हमारी लार,
ये सबसे अच्छी दवा है। कहीं घाव हो रहा है तो आप इसको कटोरी में इकट्ठा करके उस पर लगा के देखें, तो नॉर्मली अगर वो 3 दिन में भर रहा है तो आपने सलाइवा लगाया तो 2 दिन में भरेगा, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होएगा। तो सलाइवा इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो ये बाहर थूकने की बजाय अंदर भी लें हम, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी पैथोजन है हमारा सलाइवा। और सलाइवा हमारे ग्लूकोज को भी डाइजेस्ट यहीं करने लगता है, फैट को भी यहीं तोड़ने लगता है। तो जब हम सुबह का उषापान करते हैं, पहले हमारी धरती माता को और ईश्वर को, गुरु को नमन करने के बाद जब हम बैठते हैं, हमने अपने घड़े से या लोटे से या चांदी के पात्र में रखा हुआ या तांबे के पात्र में ऋतु के अनुसार, अपनी बॉडी प्रकृति के अनुसार, इसका भी मैं उदाहरण देता हूँ। जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, जिनको गर्मी रहती है शरीर में, एसिडिटी रहती है, उनके लिए जो चांदी का जल है, चांदी इज कूलिंग जस्ट लाइक मून, चंद्रमा है, चांदी उसी का अंश है। तो चांदी के जग में या कांच के जग में, मिट्टी के बर्तन में चांदी का सिक्का छोटा सा, उसको रख के आपने रात भर जो जल सुबह वो ग्रहण किया 1 से 2 ग्लास, तो ये आपके पित्त को शमन करेगा, पित्त को शांत करेगा, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल इसको कम करेगा। इसी प्रकार से जो स्वर्ण का जल है वो किस लिए दिया जाता है? सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा स्वर्ण भस्म भी देते हैं हम, है ना, जो भी वार्म चीजें, च्यवनप्राश। तो स्वर्ण जल है जिसकी बहुत ज्यादा कफ प्रकृति है, या कफ का सीजन है, कफ वर्धन का। ठंड में कफ वर्धक रहता है, ठंड लगती है, बॉडी म्यूकस ज्यादा बनाता है, कफ रहता है शरीर में, जुकाम, नाक बंद, गला खराब, ठंडी जगह जाते हैं तो यही सब होता है आपको पहले एक्सपोज होते ही। तो उसके लिए स्वर्ण जल आपने कांच के जग में या अपने मिट्टी के या पीतल के जिसके भी बर्तन में आपने स्वर्ण का सिक्का रखा, तो ये हो गया स्वर्ण, गोल्ड चार्ज्ड वाटर। तो ये आप लेंगे तो आपका कफ कम होएगा और हमारा पित्त बढ़ेगा। तब डाइजेशन के लिए हमारा पित्त, सर्दियों में पाचन तंत्र कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा वात थोड़ा बढ़ा हुआ है, पित्त थोड़ा कम है। डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि, वो हमारी कम है। तो जो हम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं हम, घी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, गरम पदार्थ, उसको बॉडी की जो जठराग्नि है उसको तोड़ के, उसको पचा के एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। और हैवी खा रहे हैं तो क्या होगा आपके? फिर वात का फॉर्मेशन, डिस्टर्ब वात रहेगा तो ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, कब्ज होगा, शरीर में दर्द होगा, बेचैनी रहेगी। समझ रहे हैं आप? डकार आएगी या गैस पास होएगी, इम्बैलेंस ऑफ वात।